21 जून को नीट परीक्षा से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने की हाई लेवल मीटिंग। अधिकारियों से कहा कोई गड़बड़ी ना हो। उन्नाव में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ उभर रहा भारत। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा। शिवसेना यूबीटी ने अपने 6 सांसदों को भेजा नोटिस। बैठक में नहीं आने पर भेजा कारण बताओ नोटिस। ममता बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ा झटका। ऋतव्रत बनर्जी उनके बंगाल में नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर का फैसला बरकरार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं जूही सिंह और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड में आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के निर्देश दिए। सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर विशेष चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रहेगी और किसी भी गड़बड़ी की संभावना नहीं होगी। अभ्यर्थियों को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। फ्री किया है। हमारा प्रयास होगा सभी बच्चे बिल्कुल अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी केंद्रों पर परीक्षा दें। परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। उसके लिए आज मैंने यहाँ पर सभी अधिकारियों के साथ, पुलिस विभाग के पुलिस महानिदेशक, अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है और लगातार हम इस पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। कहीं पर भी अब कोई गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैं सभी प्रतिभागी जो इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उन सभी से कहूँगा कि अपनी अच्छी तैयारी करें और निश्चित रूप से पारदर्शी व्यवस्था के तहत इन परीक्षाओं को संपन्न करवाया जाएगा। उत्तराखंड में चुनावी माहौल के बीच चुनाव आयोग की भूमिका पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है और एसआईआर प्रक्रिया के जरिए मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और निष्पक्ष तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। जब इस देश में 60 साल से अधिक समय तक कांग्रेस का राज रहा, तब क्या चुनाव आयोग उनके कब्जे में रहता था? क्या चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और स्वतंत्र बॉडी है। वो अपना निर्णय लेने में खुद सक्षम है। कब चुनाव होंगे, क्या होंगे, अभी तो चुनाव आयोग ने राज्यों के दौरे नहीं किए हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि चुनाव, जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ चुनाव आयोग 6 महीने पहले राज्यों के दौरे करता है, वहाँ की सारी स्थिति को समझता है। वहाँ के विभिन्न राजनीतिक दलों से, जो राजनीतिक दल उस प्रदेश में सक्रिय रहते हैं, उनसे सलाह मशवरा करता है। उनकी राय लेने के बाद ही चुनाव की तारीखें तय होती हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से कार्य करती है और ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर उन्हें लगेगा कि चुनाव जल्दी करवाया जाना चाहिए तो चुनाव जल्दी होगा। अब ये तो हमारा इलेक्शन कमीशन बताए कि अभी तो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, मगर इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरीके से करी गई है अन्य राज्यों में, उसी प्रकार से यहाँ होगी कि आपको समय ही नहीं मिलेगा कि जिन लोगों के नाम कट गए वो अपील कर सके, अपने नाम चेक करवा सके, कागज उपलब्ध करा के उसमें सुनवाई करवा के अपने नामों को इंक्लूड करवा सके। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो बुरी तरह से हार रही है और इसी वजह से ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लौका और गोठा को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से मुलाकात की। ग्राम प्रधान अनिल राव के नेतृत्व में डेलीगेशन देहरादून पहुंचा और इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। अधिकारियों को 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। भूमिधरी से रेवेन्यू विलेज घोषित करने की बात हुई थी। प्रधान जी के नेतृत्व में और हमारे गांधी जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी की तरफ से काफ़ी लोग वहाँ पर आए थे। हमने वहाँ पर हमारे फॉरेस्ट मंत्री हैं, वन मंत्री सुबोध उनियाल जी, हमारे जो फॉरेस्ट सचिव हैं रविशंकर जी, इन सबके साथ मिलकर बैठक हुई है। बैठक में 15 दिन के लिए समय मांगा है और
डीएम को लेटर भी चला गया है कि 15 दिन के अंदर वो स्पष्ट करें स्थिति कि वहाँ की ज़मीन की क्या स्थिति है, कौन सी ज़मीन है, और उसके बाद जो है एक बार जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो कैसे उसको आगे बढ़ाना है उस पर चर्चा होगी। उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने प्रदेश में बढ़ती मानव तस्करी और बच्चों के अपहरण की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सभी 13 जिलों की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को और मजबूत किया जाएगा। आयोग हाइब्रिड मॉडल से निगरानी करेगा और इसके साथ ही माता पिता को जागरूक करने के लिए जल्द विशेष जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि दिल्ली का बच्चा यहाँ पर भीख मांग रहा था हरिद्वार में, फिर हरिद्वार से बच्चे अपहृत हुए। अभी कल एक और घटना हो गई, लेकिन हमने पहले से ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके इस तरह की घटना का होना ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है चाइल्ड सेफ्टी पे। इसलिए हमने जितने भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स हैं हमारी 13 डिस्ट्रिक्ट के, उनके साथ एक हाइब्रिड पास वालों का फिज़िकल और जो दूर के ज़िले हैं उनके साथ हमने ऑनलाइन जोड़ के कि क्या कर रहे हैं हम और कैसे ये जो नए अब जैसे बच्चा बेचने का प्रकरण आ गया कि चाइल्डलेस कपल को, तो हमारे को किन बिंदुओं पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्यों लोग कारा में रजिस्टर नहीं कर रहे या सरकारी सिस्टम पे विश्वास ना करके, तो हमने WCD को भी इसमें जोड़ा है कि हमें क्या प्रयत्न करने की ज़रूरत है कि जो माता पिता निसंतान हैं वो इस तरह से किसी और की गोद सुनी करके अपना घर में किलकारी की ना करें। और ये अवेयरनेस उनके लिए भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो माँ बाप ये करते हैं लेते हैं उनको ये बताया जाता होगा कि हम किसी से चुरा के लाए हैं। कुछ हैं तंत्र जो उसको एक डॉक्टर होने के नाते मैं पहले से भी जानती हूँ, जहाँ ये होता है कि ये बच्ची निराश्रित है या इसकी माँ मर गई है या वो रखना नहीं चाहते थे या उनका 7वां बच्चा हो गया, कुछ भी कहानी कहे के, तो हम उस पर किस तरह से अवेयरनेस कैंपेन चलाएं कि उन पेरेंट्स को भी पता चले कि ये। रुड़की के मंगलौर में नगरपालिका ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर वार्ड नंबर 12 में चिन्हित कब्जों को हटाया। दुकान स्वामी नूर आलम ने कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि नगर के सभी अवैध अतिक्रमणों पर बिना भेदभाव कार्रवाई होनी चाहिए। अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने पूर्व में प्रस्ताव भी पारित किया गया था और चेयरमैन साहब ने और नगर पालिका ने भी पुलिस से कि कम से कम जहां पर हम स्टॉपेज पॉइंट बनाएंगे जहां से एंट्री बैन होगी वहाँ के लिए होम गार्ड की मांग की गई है। जैसे होम गार्ड मिलते हैं तो वहाँ पर स्थायी रूप से उसको ट्रैफिक को रोकने की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर भी जैसा आपने संज्ञान में लाया इसको भी दिखवाया जाएगा और जो भी इस तरह कार्रवाई की जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और समय समय नगर पालिका करती आ रही है, जिसमें चालानी की कार्रवाई की है, सामान जब्ती करने की कार्रवाई भी की गई। अब मेरे संज्ञान में नहीं इसका पता करवाया जाएगा, अगर नगर पालिका का होगा तो इसमें कार्रवाई करेंगे। इसका कारण ये है पता है वैध, लेकिन इसके कारण तो बस कुछ भी नहीं, मजबूती के ऊपर गए रखा था सीरीपीओ, हमारी गाड़ी आती रहती है, लेकिन इसके मंगलौर में अवैध और भी है, उनके ऊपर भी होनी चाहिए ना, फिर सबके ऊपर होनी चाहिए। ये तो एक किस्म की राजनीति हो गई है, राजनीति के दौरान पे काम हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे जगह है, अब कोई सब जगह टूटना चाहिए सर, ऐसे थोड़ा ही होगा, सब जगह से हो रहा है। ये तो एक किस्म की राजनीति हो गई है, नहीं और कहीं नहीं हटाया, सिर्फ यहीं हटाया गया है। सामने वाले ने डाल की थी बस, और कुछ नहीं है, ये राजनीति है बस। हम दूसरी पार्टी है, मैं दूसरी पार्टी के हैं। गदरपुर के वार्ड नंबर 4 स्थित एक आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बचाव टीम ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वही सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। एसडीएम ऋचा सिंह ने फैक्ट्री को सील कर दिया है और वहीं प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फैक्ट्री संचालक से पूछताछ की जा रही है। मामला ना वो तेल निकालते हैं इसका, हम जो वो सामने कैप्सूल है उसका ना वाल्व टूट गया था नीचे से, इस वजह से गैस लीक, वो मिस्त्री साहब की डेथ हो गई।
आप लोग देख सकते हैं ये फैक्ट्री है और यहाँ पर जो सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ गैस लीक हुई है अमोनिया, जिसके कारण एक व्यक्ति की यहाँ पर डेथ भी हो गई है। हॉस्पिटल उनको भेजा गया था यहाँ से। और इसके बाद जो पॉइंट था, वो वाल्व था, उसको भी बंद किया गया है। मौके से लोगों को हटाया गया है। एनडीआरएफ की टीम भी हमारी मौके पे पहुँच रही है। उनके कमांडेंट साहब आ चुके हैं और अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें किस कारण दुर्घटना हुई है और इसको कैसे आगे सेफ, यहाँ के आसपास में दोबारा ये गैस लीक की कोई घटना ना हो, इसको कैसे सेव किया जाए और क्या मानकों के अनुरूप चल रही थी या नहीं चल रही थी, उस पर भी पृथक से जाँच कर रहे हैं। हरिद्वार के वार्ड नंबर 14 में लंबे समय से लंबित सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ महापौर किरण जैसल ने किया। इस मौके पर भाजपा नेता महेश कौशिक भी मौजूद रहे। महापौर ने क्षेत्र वासियों की समस्याएं सुनी और बेहतर सुविधाएं देने का भरोसा भी दिलाया। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण शुरू होने पर खुशी जताई। भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार विकास और जनसेवा के लिए लगातार कार्य कर रही है। हम रोज घर में सफाई करते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि एक दिन सफाई करी तो 10 दिन झाड़ू नहीं लगेगी, रोज करनी पड़ती है। यही पूरे शहर में कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वो दूर होती है। सड़कें बनना हो, गड्ढे अगर कहीं पड़ गए, कोई टूट गई, तो जैसे ही पता लगता है तुरंत ठीक होती है। जैसे हमारे अभी मेयर साहिबा ने कहा, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विकास की तरफ अग्रसर है और हमारी भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति अपने काम के लिए आगे बढ़ चढ़ कर काम करता है और हम अपनी देवतुल्य जनता ने हमें इतना आशीर्वाद दिया है। उनके आशीर्वाद से आज हर अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हर वार्ड में हम जाकर जो भी हमारी जनता की समस्या है उनका निवारण कर रहे हैं। हरिद्वार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और उन्होंने मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने बीएलओ कार्यों में सहयोग की अपील की। घर घर गणना प्रपत्र वितरण का कार्य जारी है। उन्होंने बीएलए 2 नियुक्त करने की और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शंस में पूरे जनपद में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इसमें अभी जो बीएलओज हैं उनके माध्यम से एन्यूमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं सभी मतदाताओं को भरकर वापस कर रहे हैं, जिसके साथ ही डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया के साथ समस्त राजनीतिक दलों के साथ हमारी बैठक प्रत्येक सप्ताह चल रही है। आज भी इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। हरिद्वार के सिडकुल में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 कंपनियों पर छापेमारी की और जांच में करोड़ों की जीएसटी चोरी और सर्कुलर ट्रेडिंग का खुलासा हुआ। अधिकारियों ने मौके पर ही 2 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला और कई दस्तावेज कब्जे में लिए। ये कंपनियां प्लास्टिक दाना उत्पादन और ट्रेडिंग का काम करती है। उत्तराखंड के सियालदे में 18 वर्षीय केतन लाल की हत्या के विरोध में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तराखंड जन कल्याण समिति के नेतृत्व में सियालदे बाजार से तहसील मुख्यालय तक रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और फांसी की मांग की है। तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति और जिला प्रशासन को ज्ञापन भेजा गया और साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और न्याय की मांग की गई है। रुड़की के झबरेड़ा में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केतन लाल हत्याकांड में न्याय की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच, गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग की। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की अपील की है। भली भांति जानते हैं कि अभी कल रात्रि में जो हमारे उत्तराखंड का एक जनपद है टिहरी, और टिहरी से लौटा हूँ भाई केतन लाल के गांव में। उनका गांव लम गांव थाना जो पड़ता है उसके अंदर क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उस गांव का नाम है देवाल गांव। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर मासोनिक लॉज के पास टूटी सुरक्षा रेलिंग से खतरा बना हुआ है और 1 सप्ताह से क्षतिग्रस्त रेलिंग की मरम्मत नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने बड़े हादसे की आशंका जताई और कुछ दिन पहले इसी स्थान पर कार खाई में गिर गई थी। लोक निर्माण विभाग ने जल्द अस्थायी मरम्मत कराने की बात कही है, जबकि स्थायी निर्माण MDDA की ओर से किया जाएगा। पहले भी ऑलरेडी यहाँ पर और रोड भी हो सकता है क्योंकि रोड बड़ी नैरो है यहाँ पर,
और इस वजह से यहाँ पर पहले भी एक गाड़ी गिर चुकी है और हो सकता है भविष्य में बच्चे भी गिर सकते हैं नीचे। कोई भी रोड वाइडनिंग का ढंग से करके होते थे, यही उन्होंने लगवाई थी। उसके बाद तक इस रोड में कोई काम नहीं हुआ। जाम बहुत ज़्यादा है, पीछे भी हम अभी 1.5-2 घंटे स्टक हुए उस वाले रोड पे, लेकिन अब गाड़ी ड्रॉप करके टैक्सी से यहाँ से जा रहे हैं। अभी भी तक जाम में अटके हुए हैं। ये तो सेफ्टी पर्पज से ठीक होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है, ठीक होनी चाहिए। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष बलजीत सिंह सोनी ने सभी समुदायों और यात्रियों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। देहरादून में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक शांति प्रिय राज्य है और यात्रा मार्गों पर किसी भी प्रकार की अशांति स्वीकार नहीं है। उन्होंने साफ किया कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। देखिए, उत्तराखंड एक बहुत ही शांत प्रिय राज्य है। जिस मार्ग से होकर श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा चलती है, उसी मार्ग पर श्री बद्रीनाथ धाम जी और श्री केदारनाथ धाम जी की भी यात्रा चलती है। उत्तराखंड का कानून, पूरे देश का कानून, किसी भी समुदाय को ये अधिकार नहीं देता कि वह इस कानून को अपने हाथ में ले। हम सबसे विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया अपना सौहार्द बनाए रखें। अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो उसको नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। आने वाले समय में अक्टूबर तक ये यात्रा चलेगी और हम सब समुदाय के लोगों से आग्रह करते हैं कि कृपया आपसी सौहार्द को बनाए रहें। लालकुआं के बिंदु खत्ता क्षेत्र में गौला नदी से हो रहे भूकटाव और क्षतिग्रस्त तटबंधों के विरोध में महिला कांग्रेस के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। 3 मंदिर के पास गौला नदी किनारे आयोजित धरने में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद तटबंध और चेक डैम बरसात में बह जाते हैं, जिससे किसानों की कृषि भूमि लगातार नदी में समा रही। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर स्थायी तटबंध निर्माण, धन के दुरुपयोग की जांच और तत्काल कार्रवाई की मांग की और इसके साथ ही चेतावनी दी गई कि मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन होगा। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है, जैसे राजस्व गांव हमारे यहाँ पे होना था और कांग्रेस ने उसे प्रस्तावित भी किया था। ये भाजपा की जो भ्रष्ट सरकार है उसने अपनी नाकामियों का नतीजा जनता को पूरा दिखा दिया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी बरसात का मौसम आ रहा है, भूमि कटाव हो रहा है, जगह जगह भूमि कटाव हो रहा है, तो इनका खनन का काम चरम सीमा पे है। मतलब गोले में 1% जो हमारा टैक्स जाता है वो इधर राजस्व में जमा होता है। और जैसे कोई भी हमारे जैसे सुरक्षा दीवार है या जो भी मतलब बाढ़ से पीड़ित मतलब जो भी लोग हैं, उनकी सुरक्षा का जो दायरा होता है वो कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार होती है। और अभी तक हमारी यहाँ पर 6 बीघा ज़मीन है और मैं रहने वाली रावतनगर फर्स्ट बिंदु खत्ता सिसमाड़ी की रहने वाली हूँ। मीना देवी मेरा नाम है और मेरी 6 बीघा ज़मीन थी। 6 बीघा ज़मीन में से अब मुश्किल से 1 बीघा ज़मीन बची है। और सरकार से मैं हमेशा ये निवेदन करती हूँ कि हमारे क्षेत्र में तटबंध बनाने की कोशिश करो, लेकिन हमारी कहीं पर सुनवाई नहीं होती है। और कितने बार मैंने एप्लीकेशन लिखकर विधायक जी तक पहुँचाया और कहीं पर हमारी सुनवाई नहीं होती। अभी भी मैं सरकार से यही विनती कर रही हूँ। और जून का महीना शुरू हो गया, कोई भी लोग यहाँ पर देखने के लिए नहीं आते हैं। जैसे ही बारिश शुरू होगी उस समय ये लोग यहाँ पर काम करना शुरू करते हैं, तो उस समय कोई तटबंध काम नहीं करता है। तो आज फिर से मैं एक बात और रखना चाहती हूँ यहाँ पर, अगर सरकार को कुछ काम करना है तो अभी कीजिए और नहीं तो बाद में करने से कोई फायदा नहीं है। जैसा कि आप लोग लगातार पिछले कितने वर्षों से देख रहे हैं कि बिंदु खत्ता क्षेत्र में, लालकुआं विधानसभा के बिंदु खत्ता क्षेत्र में हाड़ा ग्राम से लेकर रावतनगर तक लगातार जो है बरसातों में भू कटाव होता है। यहाँ कितनी बार जो है पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि यहाँ पर लोगों के मकान तक बह गए, जान माल की हानि हुई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि लोगों से कि पिछले 10 वर्षों से जो सरकार यहाँ पर काबिज है, उनके नुमाइंदे और जो है यहाँ पर कोई जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने खाली वोट लेने का काम और जो है चुनाव जीतकर जनता के बीच में आने का काम उन्होंने छोड़ दिया है। देखिए, मांग तो हमारी ये है कि इस नदी के किनारे जो गौला नदी से लगा हुआ क्षेत्र है, जो प्रतिवर्ष जो बरसात जब आती है तो उसमें वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान होता है। तो लोगों की मांग ये है कि स्थायी तटबंध बनाए जाए और ये यहाँ के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि स्थायी तटबंध बने, लेकिन सरकार ने जो है कि इस मामले में आंखें बंद कर रखी हैं।
और सरकार करती क्या है, जब मानसून आने वाला होता है उससे पहले कुछ बजट जारी कर देती है, और वो बजट जारी होता है कि चैनलाइजेशन के लिए। उस चैनलाइजेशन के नाम पे जो पैसे की बंदरबाट होती है वो रोकना हमारा काम है। हम चाहते हैं कि एक तटबंध बने लेकिन स्थायी बने, ये लोगों की मांग है, लेकिन सरकार कहीं भी उस मामले में गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। चारधाम यात्रा पूरी कर हरिद्वार पहुंचे किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर मोनिका सिंह और उनके गुरु रिजवान हाजी का श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने दोनों से आशीर्वाद लेते हुए प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। मोनिका सिंह ने कहा कि धर्म लोगों को जोड़ने का माध्यम है। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों से आपसी सम्मान बनाए रखने की अपील की और सनातन संस्कृति के प्रचार का जो है संकल्प दोहराया। हर साल 4 लोग, 5 लोग, 3 लोग, जितने भी हमारे घर में अभी काम भी चल रहा है, 3 लोग गई। मेरी बेटी आई है नजीबाबाद से, गद्दीपति है, मेरी शिष्या है माही, ये पहले ये भी कर चुकी है, अगले साल ये लोग भी जाएंगे। इस बार हम लोग गए, हमारे गुरुजी ने हमें भेजा, काम चल रहा था, फिर भी सब यजमानों के लिए दुआ करने गई हूँ, बच्चे वालों के लिए दुआ करने गई हूँ, उनके बच्चे जीते रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा बना रहे, इसलिए गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ये सबसे अच्छा लगता है कि मैं सनातन धर्म की बच्चा हूँ और मेरी गुरुजी मोहम्मदन है। कभी भी मेरी गुरुजी ने मेरे से कोई ऐसा भेदभाव नहीं करा है कि मेरे साथ हिंदू मुस्लिम क्या हो। मेरी गुरुजी हर साल मुझे जबरदस्ती भेजती है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी गुरुजी मुझे हर साल फोर्स करके भेजती है कि तू जा, मैं सब संभाल लूंगी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।